सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, मैंने भारत को प्रेम करना सीखा विवेकानंद को पढ़कर, और उन स्वामी विवेकानंद को मैंने जाना भगिनी निवेदिता के पत्रों से। और अगर आज वो स्वामी विवेकानंद जीवित होते तो ये सब कुछ छोड़कर मैं उनके चरणों में होता। भारत का पहला ध्वज किसने चित्रित किया था? अगर इस प्रश्न का जवाब आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। नाम है भगिनी निवेदिता। भगिनी निवेदिता, जिनको मुख्यतः लोग इसी कारण से जानते हैं, क्या वो स्वामी विवेकानंद की एक शिष्या थी। लेकिन क्या इतना ही था? जी नहीं। वंदे मातरम, मैं निखिल यादव। आज मैं आपको बताऊंगा भारत को सब कुछ निवेदित करने वाली भगिनी निवेदिता के बारे में। अधिकतर युवाओं की दो ही चाहत हैं, एक धन दौलत पैसा कमाना, दूसरा प्रसिद्धि की बहुत चाहत है। लेकिन वो क्या कारण था? क्या आयरलैंड में पैदा हुई और लंदन में बड़ी हुई भगिनी निवेदिता अपना सब कुछ छोड़कर भारत में तपने के लिए आ जाती है? स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 बंगाल के कलकत्ता में जन्मे। उसके बाद भारत का संपूर्ण भ्रमण करने के बाद पश्चिम में गए। पश्चिम में स्वामी विवेकानंद के 11 सितंबर 1893 के ऐतिहासिक भाषण के बाद उनको संपूर्ण विश्व से व्याख्यानों के लिए न्योते आने लगे। स्वामी विवेकानंद 1895 में इंग्लैंड में गए। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद के साथ अपनी प्रथम मुलाकात के बारे में बताती है अपनी पुस्तक द मास्टर एज आई सॉ हिम में। भगिनी निवेदिता कहती हैं, वो नवंबर 1895 की एक सर्द दोपहर थी जब स्वामी विवेकानंद और मेरा मिलना हुआ। यह मुलाकात उनकी एक मित्र लेडी इसाबेल मॉगसन के घर हुई, जहां पर 15 से 16 लोग एकत्रित किए गए थे। स्वामी विवेकानंद ने वहां पर कुछ वेदांत और योग की चर्चाएं करी, और स्वामी विवेकानंद के ये विचार, क्या रिलीजन इज फॉर रियलाइजेशन, ये भगिनी निवेदिता को बहुत ही प्रभावित किया। भगिनी निवेदिता आने वाले दिनों में स्वामी विवेकानंद के अन्य जगहों पे लंदन में जो लेक्चर्स होते थे वहाँ पर पहली सीट में आके बैठ जाती थी। वो उनके नोट्स बनाती थी और स्वामी विवेकानंद से अलग अलग विषय पर चर्चा करती। स्वामी विवेकानंद ने भी ये पहचान लिया था, क्या भगिनी निवेदिता आने वाले कार्य के लिए भारत में सक्षम है। स्वामी विवेकानंद अपने 3.5 वर्ष के पश्चिम के प्रवास के बाद भारत वापस आते हैं, और स्वामी जी उसके बाद 29 जुलाई 29 जुलाई 1897 को अल्मोड़ा से एक पत्र लिखते हैं भगिनी निवेदिता को। भगिनी निवेदिता, जिनका अभी तक नाम था मार्गरेट नोबल, भगिनी निवेदिता को स्वामी विवेकानंद से पत्र लिखते हैं और भारत में आने का आह्वान करते हैं। इस पत्र में स्वामी विवेकानंद भगिनी निवेदिता को 2 चेतावनी भी देते हैं। पहली चेतावनी, क्या जब तुम भारत में आओगी तो या तो लोग तुमको अछूत मानेंगे। अछूत क्यों मानेंगे? क्योंकि तुम गोरी चमड़ी की हो। दूसरा, क्या लोग तुमसे डरेंगे, क्योंकि तुम ब्रिटिशर दिखोगी तो लोग तुमसे डरेंगे, तुमसे भागेंगे। क्या तुम उनको दमन करोगे? और यहाँ का जो वातावरण है वो अत्यंत गर्म है। जैसा आपके वहाँ गर्मी होती है लंदन में, ऐसी हमारे यहाँ पर सर्दी पड़ती है। फिर भी अगर तुम आना चाहो तो तुम आओ। तो स्वामी जी ने दोनों चीजें बिल्कुल भगिनी निवेदिता को स्पष्ट कर दी। पहली, क्या तुम किस लिए इस कार्य के लिए तुमको आना है, तुम इस कार्य के लिए बिल्कुल सही तुम्हारा चयन मैं कर रहा हूं, लेकिन यहाँ की स्थिति ऐसी है। और अंत में स्वामी जी कहते हैं, अगर एक रोटी भी होगी तो मैं आधी, उसको उस पे पहला अधिकार आपका होगा और बाद में मेरा। और फिर स्वामी विवेकानंद भगिनी निवेदिता को आह्वान करते हैं कि सब कुछ। भगिनी निवेदिता जो 17 साल में एक स्कूल की टीचर बन जाती है, 23 साल की उम्र में लंदन से सटा हुआ एक शहर है विंबलडन, वहां पर अपना स्कूल एस्टेब्लिश कर लेती है। लंदन के इंटेलेक्चुअल सर्कल CCM क्लब में प्रतिष्ठित हो जाती है। वो भगिनी निवेदिता सब कुछ छोड़कर भारत में तपने के लिए तैयार हो जाती है। उस समय का लंदन सोचिए, उस समय का लंदन जो संपूर्ण दुनिया पे राज कर रहा है, उस समय का भारत जो गुलाम है, जो पराधीन है, उसके लिए सेवा करने के लिए भगिनी निवेदिता अपना सब कुछ छोड़कर, अपना सर्वस्व छोड़कर, सब कुछ त्याग कर भारत आने को तैयार थी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने उसको आह्वान किया था। और भगिनी निवेदिता सब कुछ छोड़ते हुए जनवरी 1898 को वहां से चलती है। और वो मैं वृत्तांत आपको बताता हूँ, बड़ा भावुक वृत्तांत है। भगिनी निवेदिता जब स्टीमर पर चढ़ती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि इस समय भगिनी निवेदिता नहीं आई थी जहां पर आज हम लोग देखते हैं क्या गूगल है, कहां पे जाना है, क्यों जाना है।
अब आज हमें अगर कहे कि दूसरे प्रांत में जाके हमें काम करना है, अपने ही देश में दूसरे प्रांत में जाके काम करना है, हमको दिक्कत होगी। और भगने नेवता अपना सब कुछ छोड़कर धन दौलत ऐश्वर्य नाम सम्मान पैसा सब कुछ लंदन में वहीं पे रखकर सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के आह्वान ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद के उस आह्वान कि तुमको यहाँ पर आकर मानवता की सेवा करनी है, इसके लिए भगने नेवता सब कुछ हो गया। और जब भगने नेवता जब वो स्टीमर छूटता है तो भगने नेवता की आंखों में जो आंसू थे वो चमचमाहट के तौर पर अब उठ जाते हैं कि आने वाले समय मुझे उस राष्ट्र में जाना है जहाँ स्वामी विवेकानंद मेरा वेट कर। और जब वो बंदरगाह में पहुंचती हैं, कलकत्ता बंदरगाह में जब उनका जो बोट पहुंचता है तो वो देखते हैं कि बंदरगाह में वो विश्व विजयी वो दिग्विजयी विवेकानंद स्वयं उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। और आने वाले समय में स्वामी विवेकानंद उनको शिक्षा और दीक्षा भी देते हैं और निवेदिता नाम। अब स्वामी विवेकानंद के सामने दो सबसे बड़े चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज क्या भगनी निवेदिता का जो स्नेह था, व्यक्तिगत स्नेह था स्वामी विवेकानंद के प्रति, उस स्नेह को राष्ट्र स्नेह के तौर पर परिवर्तित करना। क्योंकि अगर वो व्यक्तिगत स्नेह रहेगा व्यक्ति के लिए तो जब जैसे स्वामी विवेकानंद उस कार्य को जो अपना शरीर छोड़ेंगे तो उनको मुश्किल हो जाएगी। भगनी निवेदिता को अपना कार्य बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए स्वामी विवेकानंद सबसे पहले उनकी बंगाली की क्लासेस शुरू करी, उनको उपनिषद योग श्रीमद् भगवद गीता इन सब की क्लासेस शुरू करी। और भारत भ्रमण पर जिसमें चाहे वो उत्तराखंड का कुमाऊं का क्षेत्र हो या चाहे कश्मीर का क्षेत्र हो, भारत भ्रमण पर भी उनको लेके गए, गुरु भाइयों के साथ उनको लेके गए। और ये सारा कार्यवाह लगभग 1-1.5 साल ये चलता रहा। 1898 में प्लेग आ जाता है और महामारी फैल जाती है संपूर्ण कलकत्ता में, संपूर्ण बंगाल में। लाशें ही लाशें बिछ जाती हैं। भगने नेता बाहें ऊपर कर लेती हैं और सेवा के काम में उतर जाती हैं। स्वामी विवेकानंद उस समय प्लेग मैनिफेस्टो लिखते हैं, उसके हैंडबिल छपवाते हैं, घर घर उनको पहुंचाते हैं और सेवा के कार्य में उतर जाते हैं। नालियाँ भी साफ करती हैं, भोजन की भी व्यवस्था करती हैं। इसके साथ साथ जो छोटी बच्चियाँ जिनकी माताओं का देहांत हो गया था उनको अपनी गोद में अपने आंचल से भी लगाती हैं। सब कुछ भूल जाती हैं क्या वहाँ पर वो महामारी उनके ऊपर भी फैल सकती है। ये सारी परेशानियाँ भगने नेवता दूर कर देती है। अब भगने नेवता के सामने एक और बड़ा चैलेंज आ गया। वो चैलेंज ये था कि स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पे उनके लिए किस लिए बुलाया था। पहला स्त्री शिक्षा के लिए, दूसरा उनके स्वास्थ्य के लाभ के लिए। स्त्री शिक्षा उस समय भारत में, क्योंकि मुगलों का इन्वेजन यहाँ पे रहा, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने स्त्री शिक्षा को बिल्कुल निम्न स्तर पे लाके छोड़ दिया। अब भगने नेवता के सामने सिर्फ और सिर्फ चैलेंज ये नहीं था क्या उनको स्त्री शिक्षा के लिए कुछ लॉजिस्टिक्स का काम करना है, बच्चियाँ तैयार हैं कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए कुछ फाइनेंशियल हेल्प करना है। नहीं, उनको उन बच्चियों के माँ बाप को भी समझाना था कि स्त्री शिक्षा जरूरी क्यों है। जब भगनी निवेदिता एक एक माँ बाप के घर जाती थी कि आप अपनी बच्ची को स्कूल में भेजिए, तो सबसे पहला प्रश्न यही होता था, क्यों भेजें, पढ़ाई से क्या होगा बच्चियों का, लड़कियों को क्यों भेजें हम स्कूल में। भगनी निवेदिता एक एक माँ बाप को समझाती थी कि किस लिए वो जरूरी है। माँ बाप फिर से प्रश्न पूछते थे कि आप किसने पढ़ के क्या कर लिया, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स तुम दो। भगनी निवेदिता के सामने ये सारी चुनौतियाँ थी। फिर स्वामी विवेकानंद एक दिन एक सभा बुलाते हैं और वहाँ पर सभी लोगों को प्रेरित करते हैं। भगनी निवेदिता पूरा प्रेजेंटेशन देती है कि क्यों स्त्री शिक्षा जरूरी है। और 3 बच्चों के साथ, 3 बहनों के साथ उस समय वो निवेदिता स्कूल शुरू हुआ था। और आज हम लोग देखते हैं कि देश का नंबर 1 कॉलेज मिरांडा हाउस भी वो बहनों के ऊपर आधारित है। सिर्फ बहनों का वो कॉलेज है। आज स्त्री शिक्षा कैसे भारत में ऊपर उठ गई है, उसकी नींव रखने का काम भगनी निवेदिता ने किया। भगनी निवेदिता के जीवन में एक बहुत बड़ा धक्का तब लगा जब 4 जुलाई 1902 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि ले ली। जिन स्वामी विवेकानंद के कारण भगनी निवेदिता भारत में आई थी, अब स्वामी जी उनको गाइड करने के लिए नहीं थे। स्वाभाविकता उनके विचार, उनका विश्वास, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद भगनी निवेदिता के लिए सदैव के लिए था। अब भगनी निवेदिता स्वतंत्रता आंदोलन में कूद जाती हैं। भगनी निवेदिता को ये बात स्पष्टता से पता लग जाती है कि भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता की अत्यंत जरूरत है। पहले उनको लगता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने भारत को हेल्प किया है, लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर यह देखा कि ब्रिटिशर्स, ये अंग्रेजी सरकार भारतीयों का दमन करती है, उनको लूटती है, उनको पीटती है, उनको कुचलती है। भगनी निवेदिता राष्ट्रवादी आंदोलन में कूद जाती है। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन कर देते हैं, भगनी निवेदिता भी पीछे नहीं रहती हैं। वो एक ओजस्वी वक्ता थी, एक प्रख्यात लेखिका थी। भगनी निवेदिता राष्ट्रवादी आंदोलन में कूद जाती हैं। बंग भंग आंदोलन शुरू हो जाता है, स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाता है, भगनी निवेदिता भी उसमें कूद जाती हैं।
सबसे पहले भगिनी निवेदिता जब जाती हैं बड़ौदा तो वहाँ पे योगी अरविंद से मिलती हैं। योगी अरविंद उस समय सयाजीराव सिंधिया के कॉलेज में फिलॉसफी पढ़ा रहे होते हैं। क्लास में चली जाती हैं, उनका हाथ पकड़ के कहती हैं क्या वहाँ पर क्रांतिकारी लोग आंदोलन कर रहे हैं कलकत्ता में और तुम यहाँ राजा के यहाँ फिलॉसफी पढ़ाते हो, चलो वहाँ क्रांतिकारी आंदोलन में कूदो। उसके बाद जब भगिनी निवेदिता दक्षिण भारत के प्रचंड विद्वान लेखक और कवि सुब्रमण्यम भारती से मिलती हैं तो कहती हैं कि श्रृंगार रस की कविताएं लिखते हो, अगर भगवान ने अगर कलम में दम दिया है तो उस भारत माता के लिए कुछ लिखो। और उसके बाद सुब्रमण्यम भारती श्रृंगार रस को छोड़ के वीर रस की कविताएं लिखना शुरू कर देते हैं, जिनको पढ़कर युवा क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन में कूद जाते हैं। मशहूर चित्रकार जिन्होंने भारतीय संविधान के सभी चित्र बनाए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस से मिलती हैं तो कहती हैं बोहेमियन पेंटिंग्स बनाते हो, अगर कलम में दम है तो उस भारत माँ को क्यों नहीं रंगते। बेड़ियों में जकड़ी हुई भारत माता के चित्र नंदलाल बोस और रविंद्रनाथ टैगोर बनाना शुरू करते हैं और उन चित्रों को देखकर युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद जाते हैं। नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्यम भारती को राष्ट्रवादी आंदोलन में सहभागिता करवाने का जो दायित्व है वो भगिनी निवेदिता ने निभाया। इसके बाद चाहे वो जगदीश चंद्र बोस हो, महान साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस, चाहे उनके कार्य में उनको हेल्प करना हो, या फिर हम लोग देखते हैं क्या रविंद्रनाथ टैगोर हो उनको हेल्प करना हो, ये सारा कार्य भगिनी निवेदिता करती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर उनको लोकमाता की संज्ञा देते हैं। सुभाष चंद्र बोस बड़ा अच्छा कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं मैंने भारत को प्रेम करना सीखा विवेकानंद को पढ़कर, और उन स्वामी विवेकानंद को मैंने जाना भगिनी निवेदिता के पत्रों से, और अगर आज वो स्वामी विवेकानंद जीवित होते तो ये सब कुछ छोड़कर मैं उनके चरणों में होता। तो स्वामी विवेकानंद को समझा भगिनी निवेदिता के पत्रों से सुभाष चंद्र बोस से। एक बार भगिनी निवेदिता मिदनापुर जा रही होती हैं ट्रेन में, तो लोग उनको रोक लेते हैं स्टेशन पर। भगिनी निवेदिता नीचे उतरती हैं तो लोग सोचते हैं कि गोरी चमड़ी की औरत है, तो नारे लगाने लगे हिप हिप हुर्रे हिप हिप हुर्रे। भगिनी निवेदिता नीचे उतरती हैं और रोकती हैं, कहती हैं रुको, और नारा लगाती हैं वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह। कहती हैं नकलची बंदर मत बनो, बी ट्रू सन्स ऑफ भारतवर्षा नॉट पुअर कॉपीज ऑफ यूरोप। स्वामीनाथन गुरुमूर्ति बड़ा अच्छा कहते हैं। गुरुमूर्ति कहते हैं क्या भगिनी निवेदिता भले ही भारत में नहीं पैदा हुई लेकिन वो भारत के लिए पैदा हुई थी, और इस प्रकार संपूर्ण जीवन उन्होंने राष्ट्र को समर्पित कर दिया। 44 साल की उम्र में उनका देहांत दार्जिलिंग में हुआ। अपने नाम के अनुरूप ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत को निवेदित कर दिया। ना कोई नाम, ना पद, ना प्रतिष्ठा की मांग, सिर्फ और सिर्फ भारत माता के चरणों में अपना जीवन निवेदित कर दिया। वो भगिनी निवेदिता।